हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी कक्षा 7 में पाठ है मिठाई वाला। यह पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यानी कि इस कहानी में क्या है कि एक व्यक्ति है, वो महीने 2 महीने में एक बार आता है और तरह तरह के कभी खिलौने लाता है, कभी मिठाई लाता है, कभी कुछ लाता है। यानी कि वह एक व्यक्ति की कहानी पर आधारित है। यह इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषेक कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। यानी कि भट्ठा का टाबर आबे बाहर निकल भी बाजता। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। यानी चिक्का यहाँ पर अर्थ है जहाँ खिड़कियाँ पर्दारे लगाईडा हुआ नहीं अब के टाइम में बांग कहता। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। उद्यान यानी कि बगीचा। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, यानी आनंदित हो जाता, खुश हो जाता। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है। यानी छोटा बच्चा सही बोली जाए को नहीं तो ही देखो मोल भाव करेगा। ओल इचका यानी इसका दाम क्या है और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता। यानी कि पूरी गली में ही शोर सुनाई देता था। और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। यानी कि मेरा घोड़ा है ना वो कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो और देखो मेरा कैसा सुंदर है और मेरा देखो कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़ी खड़ी उनका खेल निरखती रहती, यानी खेल देखती रहती। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में, यानी कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है तो निश्चित है। ये जरा सी बात ठहरी, यानी कि आ बात ठहर गई कि वो इतना सस्ता में दे देगे किया जान ला रही है। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद यानी 6 महीना बीत गया। इतना नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। यानी कि एक जो मुरली बेचना रहो, बांसुरी बेचना रहो, वो आना रहे, बिंगो समाचार फैल रहे हो। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है। उस्ताद मतलब गुरु है। वो तो मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा। यानी इतना कम में वो के कर सकेगा। मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है,
बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? यानी दूसरा पूछो। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक और मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ क्या? यानी बांसुरी ले ला। पता यह फिर इधर आई ना आई, यानी कि फिर वो अठ आवे ना आवे के बेरो। वे भी जान पड़ता है, यानी कि वो भी जाना है कि पार्क में खेलने निकल गए। यानी टाबर तो जो कहा चुन मुन बे तो खेलन उड़ गया। जब बे अठ है को नहीं, आपने खरीद के देनी पड़ेगी। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, यानी अखबार पढ़ने लग रहा। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह दे रही हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, यानी कि अब पन्नों अंता बच्चा दिखाई दिया थोड़ी दूर का गलेटी खानता ही आन ला रहा। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीला होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली, यानी कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष यानी खुशी से गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57, यानी कि मेरे पास आज तक 57 मुरलियाँ और पड़ी है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे सर ही ऊपर लाद रही हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यानी कि वो मुरली वालों के कथाना के बेरो का आ मुरलियाँ असली कीमत के है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। यानी कि अब वो मुरली वालों के ला रहे विजय बाबू, आप भला काहे को विश्वास करेंगी, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे, यानी टाबरें बातचीत चलन लारी। कई टाबर क्या है कि मैंने आ कौन चाहिए, बात चाहिए, 20 कलर चाहिए। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, यानी ए टाबर बिन पैसा को नहीं मिला।
तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। यानी कि अब वो मोडी वालों समझान ला रहे बेटा बने आडो पड़ पड़ के मांग रुपया जद मिलेगा तने यहाँ को नहीं मिला। हाँ फिर जाओ अब की बार मिल जाएंगे। दो अन्नी है यानी ए टाबर के हो कि दो अन्नी है ले आऊँ दो तो क्या हुआ ये लो पैसे वापस लो। यानी कि दो दो पैसा ये जद रुपया वापस कर दिया बिंगा ठीक हो गया ना हिसाब। यानी कि आ जाए टाइम तो वह सीधे रुपया ये पहला पैसा ही चलता। मिल गए पैसे देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी यह लो यानी ए टाबरो बिन या कोनिया तो बिन भी बन सीधी मुरली दे दी। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतनी प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। यानी कि बिन भूख के लिए तो करना ही पड़ा रोटी के लिए कुछ न कुछ। इसी समय मोडले वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। यानी कि थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा स्वर सुनाई दिया। बच्चों को बहलाने वाला मोडिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे सहनशक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए फिर मुरलिया वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई यानी कि कम हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। यानी अजानुलंबित यानी कि घुटनों तक है। केश राशि यानी कि बाल जिसके बाल घुटने तक हैं वो सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में स्वर सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी कि पहला वो के बन गया यो पहला खिलौने वाला फिर मुरली वाला अब वो मिठाई वालों बन के आ रही है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी यानी पर्दे की ओट में। दादी उठकर कमरे में आकर बोली ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला कितनी मिठाई दूँ माँ। ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं रंग बिरंगी कुछ कुछ खट्टी कुछ मीठी जायकेदार बड़ी देर तक मुँह में टिकती है जल्दी नहीं घुलती। बड़े चाव से चूसते हैं। यानी कि बच्चा है जो को बड़ी चाव चूस है। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ यानी एक पैसे की 16 गोलियां दे ला रही हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम है भला 25 तो दे। यानी कि दादी अब क्यों का 25 तो दे भाई 16 तो बहुत कम है। मिठाई वाला नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता इतना भी देता हूँ यह तुम्हें क्या। खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा। यानी वो बीच में बात काट गए फिर क्या कि मैं कौन दे सकूँ ज़्यादा देते। अब रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है 4 पैसे की ले ही लो। यह पैसे रही। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा तो 4 की दे दे। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दे। अब दादी क्यों 25 ना दे तो 20 ही तुम दे ही दे कर ना तेरी 16 ना मेरी 25 बीच की 20 कर दिया आपने। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई
मोल भाव अब ज़्यादा करना आता भी नहीं, कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। यानी कि पोपला मुँह दांत अब गिर चुके हैं दादी का, अब हंसन ला रही है दादी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आई हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, खुशी से, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर, यानी कि आश्चर्य में भरकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज, कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। यानी कि अब रोहिणी दूसरा पूछो कि आप भी बता दे। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। यानी कि वो अब मुरली वालों कहने ला रही है, यानी कि मिठाई वालों कहने ला रही है कि अब ये बातां छोड़ो थे, जिक्र छोड़ो पिछली पुरानी बातों, थान दुख हुआ होगा जान के। जब इतना बताए है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। यानी कि अब बार रोहिणी के वह कजा इतो बताने ला रही है तो बता ही देनी, मैं बहुत उत्सुक हूँ, जानने लिए इच्छा है मेरी। क्या तुम्हारा हर्जा न होगा, यानी तुम्हारा घाटों को नहीं वो की तरह, मैं मिठाई और ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, यानी कि बहुत ही गंभीरता के साथ मिठाई वालों कहने ला रहे हो, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी जाने मानो आदमी हूँ। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर से जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, यानी बेटाबर खेलता, रोलो मचाता, बहुत कुछ जितनी। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, यानी कि वे सारा ही भगवान करने उड़ गया, अब इस दुनिया में कोई को नहीं है। इसलिए अपनी उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, यानी कि मंग पुनर्जन्म हो, ये तो बात चीज़ है। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, यानी कहीं न कहीं। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रही हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं हैं इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गई, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोली, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाई वाले ने मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था
और वह महीनों बाद क्यों आता था। बच्चे एक चीज़ से ऊब न जाएं इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीज़ों को तैयार करवाता था, उनका इंतज़ाम करता था तथा बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे। मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना तथा उनसे प्यार से व स्नेहपूर्वक बात करना आदि ऐसी विशेषताएं थी। बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता यानी बेचने वाला। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। विजय बाबू एक ग्राहक है यानी खरीदार, जबकि मुरली वाला एक विक्रेता बेचने वाला है। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए हैं। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। देते हैं सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हैं। यानी कि सारा दो दो पैसा हम दिया, पहला थे 3 पैसा हम बता के बाद में कम रेट कर दोगे। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार उन्हें लूट रहा है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साही हो जाते थे। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाला की तरह ही इसकी आवाज़ जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला भी ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियाँ बेच रहा था। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था यानी दुखी हो गया थोड़ो। इस पर उसने भावुक हो बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था यानी सुखी परिवार हो। उसके पास सुख के सभी साधन थे, स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। मैं इस व्यवसाय के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते तथा इठलाते बच्चों में अपने बच्चे की झलक होगी। इन वस्तुओं को बच्चों में देखकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है यानी बहुत खुशी हुआ था मैंने भी। अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया दे देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर गया और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही लगे। यानी कि ए टाबर भी ने
यहाँ लगे जाने ए टाबर मेट लिया। इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय क्या यह सही है? अठे वो उत्तर पढ़ने पहला आप थोड़ी सी बिया चर्चा कर लिया कर चीख का पीछे यानी कि खिड़की जो को पर्दो है भी पर्दा है पीछे बात करे जिया घूंघट काट के भी बात करे आजकल। लेकिन शहर में जाऊँगा, शहर में कोई घूंघट कौन लाता है। आज गाँव में प्रचलन है अभी भी, लेकिन शहर में कोई प्रचलन को नहीं। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चीख के पीछे बात करने को मजबूर होती हैं। हमारी राय में यह पूर्णतया गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं, दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए।